थलाइवा या थलापति एक तमिल शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ होता है सेनापति या कमांडर। तमिलनाडु में इस शब्द का प्रयोग किसी ऐसे नेता या स्टार के लिए किया जाता है जिसमें सेना के जनरल जैसा करिश्मा, नेतृत्व क्षमता और जनता के बीच अपार लोकप्रियता हो। फिल्मी दुनिया में ये उपाधि अभिनेता विजय को उनके प्रशंसकों ने दी है, क्योंकि उनके अंदर एक सेनापति वाला अद्भुत आकर्षण और जनता को जोड़ने की ताकत है। बाद में यही शब्द उनके ब्रांड और राजनीतिक पहचान का अभिन्न अंग बन गया। ये कहानी थलाइवा की ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हार को जीत में बदलना सीख जाता है। अगर आप मोटिवेशनल और इंसानी जज्बे को सलाम करने वाली जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसा सितारा जिसकी एक झलक पाने के लिए दीवानों का सैलाब उमड़ पड़ता है। राजनीति के अखाड़े में एक नया खिलाड़ी जिसने अपनी पहली ही पारी में सबको चौंका दिया। ये दो तस्वीरें एक ही शख्स की हैं जिसे दुनिया थलापति विजय के नाम से जानती है। 22 जून 1974 को मद्रास यानी आज के चेन्नई में जन्मे जोसेफ विजय चंद्रशेखर का पूरा जीवन एक फिल्मी कहानी की तरह है, जिसमें संघर्ष, सफलता, प्यार और एक शानदार मोड़ है। आइए इसी कहानी को करीब से जानते हैं। विजय का जन्म ऐसे घर में हुआ जहां कैमरे की आवाज और फिल्मों की चर्चा ही दिन रात गूंजती थी। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के एक ऐसे जाने माने निर्देशक थे। उन्होंने करीब 70 से ज्यादा फिल्में बनाई और अपने बेटे को इस फिल्म इंडस्ट्री की पहली सीढ़ी दिखाई। उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक कुशल प्लेबैक सिंगर और लेखिका हैं, जिन्होंने 1 दर्जन से अधिक गानों को अपनी आवाज दी। विजय की एक छोटी बहन थी विद्या, जिसका मात्र 2 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। बहन की मौत ने बचपन में ही विजय को भीतर तक झकझोर दिया। एक चुलबुला और बातूनी बच्चा अचानक से शांत और अंतर्मुखी हो गया। इस दुख को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और आगे चलकर अपनी बहन की याद में विद्या विजय प्रोडक्शन की स्थापना की। पढ़ाई के दिनों में विजय ने चेन्नई के बालालोक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पढ़ाई की और फिर लोयोला कॉलेज चेन्नई में विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन तो अभिनय की दुनिया में ही रमता था। पिता की फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करते हुए उन्होंने 1934 में वेत्री नाम की फिल्म से अपनी पारी शुरू की थी। दिलचस्प बात यह है कि अपनी इस पहली फिल्म के लिए उन्हें महज 500 रुपए का मेहनताना मिला था। साल 1992 में महज 18 साल की उम्र में वो अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म नालैया थिरप्पु में फिल्म अभिनेता के रूप में पर्दे पर उभरे। इस फिल्म में उन्होंने छात्र अधिकारों से लड़ने वाले एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई थी, जो एक तरह से भविष्य में उनके जनता के मसीहा वाली छवि का संकेत थी। शुरुआती संघर्ष के बाद विजय को 1996 में फिल्म पुवे उन्नकावा से पहली बड़ी सफलता मिली। ये उनके करियर की पहली ब्लॉकबस्टर थी, जिसे बाद में इसे हिंदी में बधाई हो बधाई के नाम से भी बनाया गया। इसके बाद लव टुडे, कथलुक्कु मर्यादाई और पुल्लाथा मनमुम थुल्लम जैसी रोमांटिक फिल्मों ने उन्हें एक स्थापित हीरो बना दिया। साल 2004 में आई गिल्ली उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में जनता के बीच स्थापित कर दिया। 2011 में A.R. मुरुगदास के निर्देशन में बनी थुप्पाक्की ने उन्हें 100 करोड़ की क्लब में पहुंचाकर उनकी बॉक्स ऑफिस ताकत का लोहा मनवाया। इसके बाद तो जैसे सफलता उनके कदम चूमने लगी। फिल्म मर्सल से उनकी जोड़ी बनाने वाले निर्देशक इटली ने ही उन्हें थलापति का वो तमगा दिया जो आज उनकी पहचान बन चुका है। विजय ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि अपनी फिल्मों के जरिए सामाजिक मुद्दों को भी उठाया। कत्थी में किसानों की आत्महत्या, मर्सल में स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार और सरकार फिल्म में चुनावी हेराफेरी जैसे गंभीर विषयों पर उनकी फिल्मों ने समाज को आईना दिखाया। लियो जैसी फिल्म ने दुनिया भर में 623 करोड़ रुपए का कारोबार कर ये साबित कर दिया कि उनकी स्टार पावर किसी पैन इंडिया फिल्म की मोहताज नहीं है। विजय ने 2009 में अपने फैन क्लबों को विजय मक्कल इयक्कम नामक एक सामाजिक कल्याण संगठन में तब्दील कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना है। मक्कल इयक्कम एक तमिल भाषा का वाक्यांश है। इसका सीधा अनुवाद है लोगों का आंदोलन। यही एक तरह से उनके हजारों फैंस को एक ढांचे में पिरोकर उनकी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहा था। हर साल वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की पढ़ाई, इलाज और राशन पर खर्च करते हैं। ये संगठन सन 1977 में बने अंबेडकर मक्कल इयक्कम की तर्ज पर बनाया गया संगठन है। अंबेडकर मक्कल इयक्कम तमिलनाडु राज्य में सक्रिय एक राजनीतिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और 85% मूल निवासी बहुजनों का उत्थान करना है। इस आंदोलन की स्थापना 1977 में डॉक्टर वी बालासुंदरम ने की थी। ये भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित है। ये संगठन बहुजन वर्ग के सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण, समानता, मानवाधिकार, महिला कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। 2009 में बनाया गया
विजय मक्कल येक्कम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के विचारों से प्रेरित है। हर साल मुफ्त कंप्यूटर सेंटर चलाता है, जरूरतमंदों के लिए व्हीलचेयर और सुनने के उपकरण बांटता है। साथ ही उनके संस्थान जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें और स्टडी मटेरियल प्रदान करते हैं। पर्दे की चमक दमक से दूर विजय की निजी जिंदगी हमेशा से सादगी की मिसाल रही है और उनकी प्रेम कहानी भी बेहद दिलचस्प है। लंदन में रहने वाली एक श्रीलंकाई तमिल लड़की संगीता सोरनालिंगम, उन्होंने 1996 में पूवे उनक्कागा देखी और विजय की प्रशंसक बन गई। लंदन में पली बढ़ी श्रीलंकाई तमिल संगीता सोरनालिंगम विजय की वो फैन थी जो उनसे मिलने चेन्नई तक आ पहुंची। ये मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई और इसी बीच दोनों परिवारों ने रिश्ता तय कर दिया। 25 अगस्त 1999 को दोनों ने एक भव्य समारोह में शादी की। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटा जेसन संजय जो अब फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रख रहा है और बेटी दिव्या सासा जो पढ़ाई कर रही है। जेसन संजय आज युवा फिल्म निर्देशक और अभिनेता के तौर पर उभर रहे हैं। क्या संजय आने वाले समय में विजय की सियासी विरासत को संभालेंगे? ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन यह बात तय है कि परिवार में एक नया सूरज उग रहा है जो इसी थलाइवा की राह पर चल सकता है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी पाया गया है कि विजय और उनकी पत्नी संगीता के साथ मनमुटाव है और तलाक की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, एक समय था जब बाल कलाकार के तौर पर उनकी पहली कमाई 500 रुपए थी। आज वो भारतीय सिनेमा के सबसे महंगे अभिनेता हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए फीस ली थी, जो किसी भी भारतीय अभिनेता के लिए एक रिकॉर्ड है। खबरों के मुताबिक उनकी आखिरी फिल्म जनानायगन के लिए उनकी फीस 265 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। उनकी कुल संपत्ति करीब 600 करोड़ रुपए आंकी गई है और उनकी पिछली 7 फिल्मों ने लगातार 400 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। साल 2025 तक विजय तमिल सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वे प्रति फिल्म 200 से 250 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह आंकड़ा 275 करोड़ रुपए प्रति फिल्म तक बताया जाता है। दोस्तों, साल 2024 में आया वो मोड़ जिसने विजय के पूरे करियर को एक नई दिशा दे दी। उनके फिल्मी करियर के शिखर पर होने के बावजूद उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया और सिनेमा को अलविदा कहकर पूर्णकालिक राजनीति में उतरने का ऐलान कर दिया। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने तमिलागा वेत्री कजगम नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। अपनी पार्टी की पहली रैली में उन्होंने कहा, मैं अतिरिक्त सामान की तरह यहाँ नहीं आया हूँ। उन्होंने नफरत और भ्रष्टाचार की राजनीति को अपना मुख्य दुश्मन बताया। उनकी पार्टी बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के एक समतावादी समाज के निर्माण की बात करती है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारों से प्रेरित है। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के विचार जन्म से ही सभी मनुष्य समान है को भी अपनी रैली में दोहराया। दोस्तों, भारतीय परिदृश्य में 2 तरह की विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली मनुवादी विचारधारा और दूसरी मानवतावादी विचारधारा। अंबेडकरवादी विचारधारा ही मानवतावादी विचारधारा है, जबकि मनुवादी विचारधारा वर्ण व्यवस्था आधारित, अवैज्ञानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण और शोषणकारी असामाजिक योजना है। 27 अक्टूबर 2024 तमिलनाडु के विल्लुपुरम में टीवीके का पहला राज्य सम्मेलन हुआ। दूर दूर से लाखों लोग उमड़ पड़े थे। मंच पर विजय ने वो कहा जिसने सबको चौंका दिया। उनका कहना था कि राजनीति सिनेमा नहीं है, ये एक युद्ध भूमि है। उन्होंने सांप का उदाहरण देते हुए कहा, अगर हम सांप को पकड़ने का फैसला करें तो हमें बिना डर के लेकिन बहुत गंभीरता से पकड़ना होगा। इन शब्दों ने साफ कर दिया कि विजय अब सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक नेता हैं जो डीएमके और एआईडीएम के गढ़ में घुसने को तैयार है। उनकी पार्टी का मूल सिद्धांत है जन्म से सभी समान हैं, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। यानी विजय सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, डीएमके और एआईडीएमके पार्टियों के कोर वोटरों को लुभाने का सटीक प्रयास कर रहे थे। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने बीजेपी पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए और डीएमके पर भ्रष्टाचार और एक परिवार पर तमिलनाडु लूटने का आरोप लगाया। 27 सितंबर 2025 तमिलनाडु के करूर में विजय की एक चुनावी रैली के दौरान अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। एफआईआर दर्ज की गई जिसमें विजय के बेहद करीबी लोगों को गैर इरादतन हत्या के धाराओं में नामजद किया गया। विजय स्वयं इसमें नामजद नहीं थे, लेकिन असर उनकी छवि पर भी पड़ा। 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दक्षिण के महान संत पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के समानता और मानवतावादी विचारों को लोगों तक पहुंचाया। पूरे भारत की निगाहें यहाँ टिकी थी। स्टालिन की डीएमके,
अलग अलग गठबंधनों के बावजूद हर सर्वे में मजबूत दिख रही थी, लेकिन परिणामों ने सबको चौंका दिया। चुनाव के परिणाम 4 मई को आए। टीवीके ने कुल 108 सीटों पर जीत हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि डीएमके केवल 59 सीटों पर सिमट गई। एआईडीएमके को 47 सीटें मिली। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद कोलाथुर सीट हार गए। टीवीके का वोट शेयर 34.92% यानी कि लगभग 35% रहा, जबकि डीएमके का 24.19% और एआईडीएमके का 21.21% है। मतलब टीवीके ने डीएमके से लगभग 10% अधिक वोट हासिल किए। 1977 में एमजी रामचंद्रन की एआईडीएमके ने अपने पहले ही चुनाव में लगभग 30% वोट हासिल किए थे। विजय ने यहां उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। चेन्नई में कुल 16 सीटों में से टीवीके ने 14 पर जीत दर्ज की। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए। उनकी जीत का अंतर केवल 7,140 वोट रहा। एक लंबे अरसे तक फिल्मी जगत में बेताज बादशाह रहने के बाद अब विजय तमिलनाडु की जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। विजय ने एक बार खुद बताया था कि जब वो इंडस्ट्री में आए तो लोगों ने उन्हें कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुम्हारा स्टाइल अच्छा नहीं है, तुम्हारे बाल भी ठीक नहीं है। आज 69 फिल्में और करीब 600 करोड़ की संपत्ति के साथ विजय ने एक क्रूर जवाब दिया है। मंजिलें तय नहीं की जाती बल्कि वे खुद बनाई जाती हैं। 22 जून 1974 के मद्रास के एक अस्पताल से लेकर आज तमिलनाडु की सत्ता के गलियारों तक का यह सफर किसी चमत्कार से कम नहीं है। सिनेमा के पर्दे पर थलापति का वो जादू जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया, आज एक नए रूप में जनता के सामने है। उनकी आखिरी फिल्म जननायगन, जिसका मतलब होता है जनता का नायक, उनके फिल्मी और राजनीतिक जीवन के बीच एक भावुक पुल बन गई है। विजय की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, ये निरंतर विकास और बदलाव की कहानी है। एक बाल कलाकार से एक थलापति बनने तक और फिर एक राजनेता के रूप में उभरने तक का सफर बताता है कि जब इरादे मजबूत हों तो इंसान किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करती है और इतिहास गवाह है कि इस धरती पर सिनेमा और राजनीति के मिलन ने हमेशा कुछ नया रचा है। 1984 से शुरू हुए सफर की तरह अब सरकार चलाने की बारी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक। शिक्षित करो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।